ज्ञान की यात्रा में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल और आज हम किताबों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। तो आइए मिलकर सीखते हैं कुछ नया। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। एवरी लिविंग थिंग, द ग्रेट एंड डेडली रेस, तो नो ऑल लाइफ। जेसन रॉबर्ट्स। प्रस्तावना: जीवन का अधूरा नक्शा। जेसन रॉबर्ट्स ने पुस्तक की शुरुआत एक चौंकाने वाले सत्य से की है। सदियों के अन्वेषण, वर्गीकरण और वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद मानवता ने पृथ्वी की जैव विविधता का बहुत कम हिस्सा ही खोजा है। प्रस्तावना पुस्तक के भावनात्मक और बौद्धिक स्वरूप को निर्धारित करती है, विस्मय, तात्कालिकता और अस्तित्व संबंधी प्रश्नों का मिश्रण। रॉबर्ट्स ने केंद्रीय विरोधाभास को इस प्रकार प्रस्तुत किया है: हम अभूतपूर्व वैज्ञानिक क्षमताओं के युग में जी रहे हैं, फिर भी हम इस ग्रह पर हमारे साथ रहने वाले अधिकांश जीव जंतुओं के बारे में पूरी तरह से अनजान हैं। वह जीवन की सूची को मानवता की सबसे बड़ी अधूरी परियोजना के रूप में वर्णित करते हैं। एक ऐसा नक्शा जिसमें विशाल रिक्त स्थान है जो दुनिया के शुरुआती नक्शों से मिलता जुलता है, जिनमें अज्ञात क्षेत्रों को टेरा इनकॉग्निटा यानी कि अज्ञात क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया था। लेकिन इस बार अज्ञात क्षेत्र भूगोल नहीं बल्कि जीव विज्ञान है। प्रस्तावना में इसके महत्व को भी स्पष्ट किया गया है। हर वह प्रजाति जिसे हम खोजने में असफल रहते हैं एक मिटाई गई कहानी है, एक ऐसी दवा है जो कभी नहीं मिली, एक ऐसा पारिस्थितिक धागा है जिसे हमारे अस्तित्व में आने से पहले ही काट दिया गया। अध्याय 1, अज्ञान का युग। रॉबर्ट्स आधुनिक विज्ञान के उस भ्रम को तोड़ते हुए अपनी बात शुरू करते हैं कि आधुनिक विज्ञान ने सब कुछ समझ लिया है। वे अनुमानों का हवाला देते हुए बताते हैं कि पृथ्वी की केवल 10-20% प्रजातियों का ही औपचारिक रूप से वर्णन किया गया है। शेष लाखों करोड़ों जंगलों, महासागरों, मिट्टी और यहाँ तक कि हमारे अपने शरीरों में भी छिपी हुई हैं। वो पाठकों को प्रारंभिक प्रकृतिवादियों के युग में ले जाते हैं और उनके जीवंत चित्र प्रस्तुत करते हैं। कार्ल लिनियस, जिन्होंने अपनी वर्गीकरण प्रणाली के माध्यम से प्रकृति की अराजकता पर व्यवस्था थोपने का प्रयास किया। चार्ल्स डार्विन, जिनकी बीगल नामक जहाज पर की गई यात्रा ने जीवन की आश्चर्यजनक विविधता को उजागर किया। अल्फ्रेड रसेल वॉलेस, जिन्होंने मलय द्वीप समूह की खोज करते समय स्वतंत्र रूप से प्राकृतिक चयन की अवधारणा प्रस्तुत की। रॉबर्ट्स इस बात पर जोर देते हैं कि ये अग्रणी लोग केवल वैज्ञानिक ही नहीं थे, वे साहसी, दार्शनिक और कभी-कभी संयोगवश क्रांतिकारी भी थे। उनके काम ने एक ऐसी दुनिया को उजागर किया जो किसी की कल्पना से कहीं अधिक जटिल थी। फिर भी उन्होंने जीवन की विविधता के पैमाने को कम करके आंका। ये अध्याय एक मार्मिक विचार के साथ समाप्त होता है। हम ऐसे जीवन से घिरे हुए हैं जिसे हम नहीं देखते, नहीं समझते और शायद कभी जान भी। अध्याय 2, जैविक सूचीकरण का जन्म। ये अध्याय वर्गीकरण विज्ञान, जीवों का नामकरण और वर्गीकरण करने का विज्ञान की उत्पत्ति का पता लगाता है। रॉबर्ट्स बताते हैं कि प्रारंभिक वर्गीकरण प्रक्रिया किस प्रकार प्रभावित हुई। औपनिवेशिक अभियान, यूरोपीय शक्तियों के बीच प्रतिद्वंदिता, धनी संरक्षकों के व्यक्तिगत जुनून, प्रसिद्धि पाने की चाह रखने वाले वैज्ञानिकों की महत्वाकांक्षाएं। वो प्रारंभिक नमूनों के संग्रह की परिश्रमपूर्ण प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। महीनों लंबी समुद्री यात्राएं, जंगलों से होकर खतरनाक यात्राएं और बीमारियों का निरंतर खतरा। नमूने अक्सर जहाज डूबने, फफूंद लगने या गलत तरीके से संभालने के कारण नष्ट हो जाते थे। रॉबर्ट्स प्रारंभिक प्राकृतिक इतिहास के काले पक्ष पर भी प्रकाश डालते हैं कि यह किस प्रकार औपनिवेशिक शोषण से जुड़ा हुआ था। कई नमूने उन स्वदेशी समुदायों से बिना सहमति के लिए गए थे जो सदियों से इन प्रजातियों को जानते और नाम देते आ रहे थे। इन कमियों के बावजूद प्रारंभिक सूचीकारों ने आधुनिक जीव विज्ञान की नींव रखी। उनका काम धीमा, शारीरिक और व्यक्तिगत था। एक वैज्ञानिक कुछ 100 प्रजातियों का वर्णन करने में दशकों लगा सकता था। इस अध्याय में रॉबर्ट्स प्रारंभिक प्रकृतिवादियों के रोमांटिक वीरतापूर्ण दृष्टिकोण की तुलना आधुनिक विज्ञान के व्यवस्थित डेटा आधारित दृष्टिकोण से करते हैं। अध्याय 3, जीवन का आधुनिक विस्फोट। 20वीं शताब्दी में ऐसे उपकरण आए जिन्होंने मनुष्य की देखने समझने की क्षमता की सीमाओं को तोड़ दिया। रॉबर्ट्स बताते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने अकल्पनीय जटिलता वाले सूक्ष्म जीवों की दुनिया को उजागर किया। गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बियों ने उबलते, विषैले वातावरण में पनपने वाले जीवों की खोज की। आनुवंशिकी ने विभिन्न प्रजातियों के बीच छिपे संबंधों को उजागर किया। वायरोलॉजी ने जीवन और निर्जीव के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया है।
रॉबर्ट्स ने चरमपंथी जीवों की खोज का वर्णन किया है, उबलते झरनों, अम्लीय झीलों और जमे हुए रेगिस्तानों में रहने वाले जीव, जिसने वैज्ञानिकों को जीवन की परिभाषा पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। वे सूक्ष्मजीव विज्ञान के उदय का भी विश्लेषण करते हैं, यह दर्शाते हुए कि किस प्रकार सूक्ष्मजीव संख्या और प्रभाव दोनों में पृथ्वी पर हावी हैं। अध्याय इस बात पर बल देता है कि अधिकांश जीवन सूक्ष्म, अदृश्य और अभी भी काफी हद तक अज्ञात है। वैज्ञानिकों ने जितनी अधिक खोजें की, उतना ही उन्हें एहसास हुआ कि वो कितना कम जानते थे। अध्याय 4 विलुप्ति का संकट। यह अध्याय पुस्तक का भावनात्मक केंद्र है। रॉबर्ट्स विलुप्ति के बढ़ते संकट का सामना अधिक स्पष्टता के साथ करते हैं। वो वर्णन करते हैं, वनों की प्रजातियों की सूची तैयार होने से पहले ही उन्हें साफ कर दिया गया। कवक रोगों से उभयचरों का सफाया हो गया। कीड़े चुपचाप और अदृश्य रूप से गायब हो रहे हैं। प्रवाल भित्तियां विरंजित होकर भूतिया खंडरों में तब्दील हो रही हैं। रॉबर्ट्स उन प्रजातियों की कहानियां सुनाते हैं जो उनके बारे में पूरी जानकारी मिलने से पहले ही लुप्त हो गई। ऐसे पक्षी जिनके केवल एक ही नमूने को जाना जाता था, ऐसे कीड़े जिन्हें एक बार एकत्र किया गया और फिर कभी नहीं देखा गया, और ऐसे पौधे जो अपनी औषधि क्षमता का अध्ययन किए जाने से पहले ही गायब हो गए। उनका तर्क है कि जीवन का वर्गीकरण करना केवल एक वैज्ञानिक प्रयास नहीं बल्कि एक नैतिक अनिवार्यता है। विलुप्त होने वाली प्रत्येक प्रजाति जीवन की पुस्तक से एक अध्याय का विमोचन है। यह अध्याय एक भयावह एहसास के साथ समाप्त होता है। हम एक ऐसी घड़ी के खिलाफ दौड़ रहे हैं जिसे हम देख नहीं सकते। अध्याय 5 वैश्विक जैव विविधता आंदोलन का उदय। रॉबर्ट्स वैश्विक प्रतिक्रिया की ओर रुख करते हैं। वे एक अनुशासन के रूप में संरक्षण जीव विज्ञान के उद्भव और जैव विविधता हॉटस्पॉट के निर्माण का पता लगाते हैं। ऐसे क्षेत्र जहां छोटे क्षेत्रों में प्रजातियों की असाधारण सांद्रता पाई जाती है। वे वर्णन करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संधियों का गठन, पर्यावरण सक्रियता का उदय, नमूना संग्रह से पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण की ओर बदलाव, संरक्षण में स्वदेशी समुदायों की भूमिका। रॉबर्ट्स जैव विविधता के संरक्षण से जुड़ी राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों का भी विश्लेषण करते हैं। संरक्षण अक्सर विकास से टकराता है और वैज्ञानिक प्राथमिकताएं हमेशा राजनीतिक वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं होती। फिर भी यह अध्याय आशावादी है। यह दर्शाता है कि कैसे वैश्विक सहयोग ने प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाया है और विशाल भूदृश्यों की रक्षा की है। अध्याय 6 डीएनए क्रांति। यह अध्याय इस वृत्तांत में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। रॉबर्ट्स बताते हैं कि कैसे डीएनए अनुक्रमण ने वर्गीकरण को एक धीमी, मैनुअल प्रक्रिया से बदलकर एक तीव्र गति वाली, डेटा आधारित विज्ञान में बदल दिया। वो बताते हैं, डीएनए बारकोडिंग जो सूक्ष्म टुकड़ों से प्रजातियों की पहचान करती है, पर्यावरण डीएनए जो पानी या मिट्टी के नमूनों से जीवों का पता लगाता है, जीनोमिक अनुक्रमण जो अभूतपूर्व स्पष्टता के साथ विकासवादी संबंधों को प्रकट करता है। रॉबर्ट्स बताते हैं कि कैसे इन उपकरणों ने गुप्त प्रजातियों का पता लगाया, ऐसे जीव जो दिखने में एक जैसे होते हैं लेकिन आनुवंशिक रूप से भिन्न होते हैं। जीवन वृक्ष की पूरी शाखाओं को ही पुनर्परिभाषित करना पड़ा। वह आनुवंशिक डेटा के नैतिक और दार्शनिक निहितार्थों का भी पता लगाते हैं। किसी प्रजाति के जीनोम का मालिक कौन है, हम आनुवंशिक जानकारी को शोषण से कैसे बचा सकते हैं। यह अध्याय किसी वैज्ञानिक थ्रिलर की तरह पढ़ा जाता है। अध्याय 7 डिजिटल पृथ्वी। रॉबर्ट्स विशाल डिजिटल जैव विविधता डेटाबेस के उदय का विश्लेषण करते हैं, जो प्रजातियों के रिकॉर्ड, तस्वीरों, डीएनए अनुक्रमों और पारिस्थितिकी डेटा के वैश्विक भंडार हैं। वो निम्नलिखित प्लेटफॉर्मों पर प्रकाश डालते हैं: GBIF, जीन बैंक, iNaturalist, जीवन का विश्वकोश। ये प्लेटफॉर्म विज्ञान का लोकतंत्रीकरण करते हैं, जिससे नागरिक वैज्ञानिकों को ऐसे अवलोकन करने का अवसर मिलता है जो खोजों को गति प्रदान करते हैं। रॉबर्ट्स प्रजातियों की पहचान करने, विलुप्त होने के खतरे का पूर्वानुमान लगाने और पारिस्थितिकी तंत्र का मॉडल तैयार करने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका पर भी चर्चा करते हैं। लेकिन वो महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं, हम डेटा की सटीकता कैसे सुनिश्चित करते हैं? हम स्वदेशी ज्ञान की रक्षा कैसे कर सकते हैं? क्या डिजिटल उपकरण पारिस्थितिक पतन की गति को बनाए रख सकते हैं? यह अध्याय प्रौद्योगिकी को एक शक्तिशाली सहयोगी और साथ ही नए नैतिक दुविधाओं के संभावित स्रोत के रूप में प्रस्तुत करता है। अध्याय 8 खोज की मानवीय कीमत। ये अध्याय अत्यंत मानवीय है।
रॉबर्ट्स उन वैज्ञानिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो ज्ञान की खोज में अपनी जान जोखिम में डालते हैं और कभी-कभी अपनी जान गंवा भी देते हैं। वह निम्नलिखित की कहानियां सुनाता है। उष्णकटिबंधीय रोगों से मरने वाले जीव विज्ञानी, शोधकर्ता राजनीतिक संघर्षों में फंस गए, सुदूर जंगल में खोजकर्ता खो गए, वैज्ञानिकों पर वन्य जीवों ने हमला किया, मनोवैज्ञानिक अलगाव का सामना कर रहे क्षेत्रकर्मी। रॉबर्ट्स इस बात पर जोर देते हैं कि जीवन का लेखा-जोखा करना कोई नीरस अकादमिक अभ्यास नहीं है। यह खतरनाक, शारीरिक रूप से कठिन और भावनात्मक रूप से तनावपूर्ण है। वह स्थानीय गाइडों, स्वदेशी विशेषज्ञों और फील्ड सहायकों के अदृश्य श्रम पर भी प्रकाश डालते हैं, जिनके ज्ञान और साहस से वैज्ञानिक खोज संभव हो पाती है। अध्याय 9, समय के साथ दौड़। रॉबर्ट्स फिर से उसी मुख्य रूपक पर लौटते हैं, एक दौड़। लेकिन यह वैज्ञानिकों के बीच की दौड़ नहीं है, यह खोज और लुप्त होने के बीच की दौड़ है। वो वर्णन करते हैं नामकरण से पहले ही विलुप्त हो रही प्रजातियां। पारिस्थितिकी तंत्र इतनी तेजी से नष्ट हो रहे हैं कि उनका मानचित्रण करना संभव नहीं है। अज्ञात जीवों से उत्पन्न होने वाली बीमारियां, जलवायु परिवर्तन से विलुप्ति की गति तेज हो रही है। रॉबर्ट्स का तर्क है कि जीवन का वर्गीकरण चिकित्सा, कृषि, जलवायु अनुकूलनशीलता और पारिस्थितिक स्थिरता के लिए आवश्यक है। यह अध्याय अत्यंत गंभीर और लगभग बेताब है। यह इस बात का आभास कराता है कि मानवता के पास उस दुनिया को समझने के लिए समय कम होता जा रहा है जिस पर वो निर्भर है। अध्याय 10, जीवन को जानने का भविष्य। अंतिम अध्याय आशावाद और यथार्थवाद के मिश्रण के साथ भविष्य की ओर देखता है। रॉबर्ट्स एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां एआई प्रजातियों की तुरंत पहचान करता है, जीनोमिक लाइब्रेरी जीवन को डिजिटल रूप संरक्षित करती है, कृत्रिम जीव विज्ञान लुप्त हो चुके जीवों को पुनर्जीवित करता है, वैश्विक सहयोग से वैज्ञानिक अलगाव की जगह ली जा सकती है। जैव विविधता महज एक वैज्ञानिक चिंता का विषय नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक मूल्य बन जाती है। लेकिन वे चेतावनी देते हैं कि केवल प्रौद्योगिकी से ही पृथ्वी पर जीवन को बचाया नहीं जा सकता। भविष्य राजनीतिक इच्छा शक्ति, सांस्कृतिक परिवर्तन और हमारी सामूहिक जिम्मेदारी की भावना पर निर्भर करता है। पुस्तक का समापन एक सशक्त संदेश के साथ होता है, जीवन को जानना ही उसे प्रेम करना है और उसे प्रेम करना ही उसकी रक्षा करना है। समापन चिंतन, एवरी लिविंग थिंग महज एक वैज्ञानिक इतिहास से कहीं अधिक है। यह जिज्ञासा, नश्वरता और सजीव जगत की नाजुक सुंदरता पर एक गहन चिंतन है। रॉबर्ट्स पाठकों को जैव विविधता को आंकड़ों के रूप में नहीं बल्कि एक विशाल, परस्पर जुड़ी कहानी के रूप में देखने के लिए आमंत्रित करते हैं, एक ऐसी कहानी जिसे हम अभी भी समझना सीख रहे हैं। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। प्रफुल्ल के साथ ज्ञान की यात्रा में बने रहने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए कुछ नया।